नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम वाक्य के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? वाक्य की परिभाषा जान चुके हैं हम। वाक्य के दो अंग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कर्ता, और कर्ता के बारे में जो भी जानकारी दी जाती है वो क्या होता है? उद्देश्य। और उद्देश्य के अलावा जो कुछ विशेष बच जाता है वो क्या होता है? विधेय होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। तो वाक्य के दो अंग पढ़ लिए थे। वाक्य के 6 तत्व होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार का होता है, ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी देख सकता है। और जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। एक मिश्र वाक्य या आप कह सकते हैं मिश्रित वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य, सरल वाक्य या आप कह सकते हो साधारण वाक्य, ठीक है। साधारण वाक्य, इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही तो उद्देश्य होता है, एक ही तो इसमें उद्देश्य होता है और एक ही इसमें विधेय होता है, ठीक है। मतलब क्या कि इसमें एक ही क्रिया काम करती है, एक ही क्रिया इसमें होती है। जैसे पानी बरस रहा है, आप जयपुर कब जा रहे हैं, मोहन फुटबॉल खेल रहा है, सूर्य निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो सरल वाक्य होते हैं। इसके अलावा दूसरी जो प्रकार है वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मतलब जुड़े हुए। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि इसमें दो सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। जुड़े किससे होते हैं? अव्यय नहीं होते, हमने अव्यय पढ़े हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं और होते हैं, तथा होता है, अथवा होता है, परंतु होता है। इस प्रकार के जो अव्यय होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, तो उनसे जो जुड़े होते हैं दो सरल वाक्य, तो वो हो जाता है संयुक्त वाक्य। आपने ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो वाक्य होता है, ठीक है, इसमें दो सरल वाक्य होते हैं। जो सरल वाक्य होते हैं वो अपने आप में, जो संयुक्त वाक्य में सरल वाक्य होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र होते हैं और हमें अर्थ स्पष्ट दे रहे होते हैं। मतलब कि उनका भाव स्पष्ट होता है, भाव उनका स्पष्ट होता है, हमें अर्थ का स्पष्ट पता चलता है, बस वो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, हमें अर्थ क्लियर है, स्पष्ट है, इसका अपना अस्तित्व है, ठीक है। और राधा पत्र लिखती है, और से जुड़े हैं, राधा पत्र लिखती है, ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। उसी प्रकार से सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, और से दो वाक्य जुड़े हैं, दोनों का अपना अर्थ स्पष्ट है, स्वतंत्र है, क्लियर है, ठीक है। करुणा बाजार गई परंतु सुमन घर पर ही थी। प्रश्न, पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा, बादल छाए और वर्षा होने लगी। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से, अर्थ स्पष्ट देते हैं हमें, ठीक है। तो इस प्रकार का जो वाक्य होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। तीसरी प्रकार है मिश्रित वाक्य, या आप कह सकते हैं मिश्र वाक्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपने देखना है कि जो वाक्य होगा, ठीक है, जो वाक्य होगा, जब तक आप उसे पूरा नहीं पढ़ते, पूरा नहीं सुनते, आपको अर्थ की स्पष्टता नहीं पता चलेगी, ठीक है। अर्थ आपको स्पष्ट नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। एक वाक्य होता है, वाक्य में जैसे पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उसमें उपवाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं, और ये अर्थ स्पष्टता के लिए जो उपवाक्य होते हैं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं।
जब हम इस प्रकार के वाक्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें कुछ जानने की इच्छा शेष रह जाती है, जब तक इसको हम पूरा नहीं सुनते या पढ़ते। ठीक है, जैसे मैंने कहा मोहन ने कहा, यहाँ तक वाक्य का एक भाग हो गया। ठीक है, मोहन ने कहा, लेकिन इच्छा रह गई कि क्या कहा, कि वह दिल्ली जा रहा है। वह पुस्तक कहाँ है, कौन सी, जो आप कल लाए थे। मतलब कि वाक्य का एक भाग बोलने पर हमें कुछ इच्छा रह जाती है शेष, हमें अर्थ स्पष्ट नहीं होता। मतलब एक वाक्य दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड होता है, आश्रित होता है, तो वही होता है मिश्रित वाक्य। जैसे सभी विद्यार्थी जानते हैं कि, क्या जानते हैं, अध्यापक उनके हित की बात करते हैं। मैंने वैसा ही किया, कैसा किया, जैसा आपने बताया था। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये होते हैं मिश्रित वाक्य। अब इसमें आपको क्या जानना है, ठीक है, इसमें आपको जानना है कि जो मिश्रित वाक्य होता है, ये वाक्य के इसमें भाग होते हैं, ठीक है, वाक्यांश कह सकते हैं, और उन जो उपवाक्य होते हैं, वाक्य के भाग होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक तो होगा प्रधान उपवाक्य और एक होगा आश्रित उपवाक्य। अब ये आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा इसमें से प्रधान उपवाक्य है और कौन सा इसमें आश्रित उपवाक्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आश्रित उपवाक्य होते हैं ना, उनके आगे भेद है। कितने भेद हैं? 3। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, ठीक है, और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण, ठीक है। इस प्रकार के आगे उसके भेद हैं और यहाँ से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसी में समझ लीजिए, ठीक है। जैसे उपवाक्य है, उपवाक्य के भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, ठीक है। सबसे पहले भेद को आपको देखने के लिए ये कौन सा उपवाक्य है, तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो प्रधान उपवाक्य है वो कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। जब आपको ये पता चलेगा कि ये जो वाक्य है वो आश्रित है, तभी आप ये पता कर सकेंगे कि ये संज्ञा आश्रित है या विशेषण आश्रित है या क्रिया विशेषण है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो प्रधान उपवाक्य होगा, ठीक है, वो आपको एक सरल वाक्य सा लगेगा, एक सरल वाक्य सा लगेगा, और जो आश्रित उपवाक्य होगा वो उस प्रधान उपवाक्य की अर्थ को स्पष्ट करता सा दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा मोहन ने कहा, तो क्या कहा, ये जो आश्रित उपवाक्य इसके इसी के तो अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। दूसरे आपको कीवर्ड देख लेने हैं कि जो वाक्य की से, जो से, ठीक है, की से, जो से, जहाँ, इसके अलावा ताकि आ जाए, ठीक है, ताकि आ जाए, जब आ जाए, जिसने आ जाए, इस प्रकार के जो शब्दों से शुरू होते हैं या वो होते हैं आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्य ऐसे ही शब्दों से आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, और जो वाक्य इससे शब्दों से शुरू होता है वो मान लीजिए वो होता है आश्रित उपवाक्य। अब हमको पता चल गया कि हम आपको पहली पहचान होगी कि ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि ये एक दूसरे पर आश्रित वाक्य है, इसमें जो वाक्य है एक दूसरे पर आश्रित है, तो ये होगा मिश्र वाक्य, ये आपको पहचान आ गई। फिर आपको पहचान हो गई भी ये तो है प्रधान उपवाक्य और ये है आश्रित उपवाक्य, इतनी भी पहचान हो गई। अब आपने देखना ये कौन सा आश्रित उपवाक्य है, तो इसके लिए थोड़ी सी और पहचान है। जैसे उपवाक्य के प्रकार हो गए, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, पहले आपने देखना है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य कैसा होता है, ठीक है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जैसे माता की इच्छा है कि बेटी इंजीनियर बने, इसमें जो माता की इच्छा है ये क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया, ठीक है, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। आपने इसकी पहचान के लिए जो प्रधान उपवाक्य है उस पर क्या का प्रश्न करना है, क्या का प्रश्न करना है, तो आपको जो क्या का उत्तर देगा शब्द वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रधान उपवाक्य पर आपको क्या का प्रश्न करना है, जो उत्तर आप मिलेगा आपको वो क्या होगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। जैसे माता की इच्छा है, क्या इच्छा है माता की, कि बेटी इंजीनियर बने, तो इंजीनियर क्या है, एक संज्ञा है, तो ये क्या हो गया, ये वाक्य हो गया संज्ञा आश्रित
उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य पर आपको क्या प्रश्न करना है? माता की इच्छा है, क्या इच्छा है? तो उत्तर हमें मिला इंजीनियर बनना। तो इंजीनियर क्या हो गया? इंजीनियर हो गया संज्ञा। तो इसका मतलब ये वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य इसमें है। ठीक है, ये आपको पहचान हो गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो अब दूसरा जो इसका भेद है वो है विशेषणाश्रित उपवाक्य। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वाक्य पढ़ना है। वाक्य में देखना है कि यहाँ पर प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित कौन सा है। मैंने एक व्यक्ति देखा, मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत लंबा था। यहाँ जो आ गया तो इसका मतलब ये तो है आश्रित उपवाक्य। भाई हमें पता चल गया। अब कैसा आश्रित है, संज्ञा है या विशेषण है, इस चीज़ का पता करने के लिए आपने क्या करना है, आपने क्या का उत्तर दिया। ठीक है, मैंने एक व्यक्ति देखा, क्या देखा? क्या देखा कि वो लंबा है, लंबा होना उसकी विशेषता है। यहाँ से भी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ये हो गया लंबा। लंबा एक विशेषण शब्द है तो इसका मतलब ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इसके अलावा आपको ये कीवर्ड ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर जो, जिसने, जिसे, जिसको, जिनके, जिनको आदि शब्द मिले आपको जिस वाक्य में, जिस आश्रित वाक्य में आपको ये शब्द मिले तो इसका मतलब ये विशेषण आश्रित उपवाक्य होएगा। ठीक है, मतलब कि जो विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा उसमें आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे और ये शब्द जहाँ आपको दिख गए तो इसका मतलब ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इसके अलावा आपको विशेषण का भी पता चल गया, आपको संज्ञा का पता चल गया। अब बारी आ गई आपकी क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण उपवाक्य किस प्रकार का होता है? पहले तो आपको क्रिया विशेषण का पता होना चाहिए। जो क्रिया विशेषण होता है वो उसका मतलब क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए वो ही तो क्रिया विशेषण होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें दो क्रियाएं होंगी। ठीक है, दो क्रियाएं होंगी और एक क्रिया दूसरे की विशेषता बता रही होगी। जैसे वाक्य देखिए, जहाँ जहाँ हम गए हमारा स्वागत हुआ। जहाँ जहाँ हम गए हमारा स्वागत हुआ। ठीक है, तो यहाँ जहाँ हम गए हमारा स्वागत हुआ, एक क्रिया दूसरे की विशेषता बता रही है तो इसका मतलब ये क्या है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। क्रिया विशेषण के आगे जो भेद होते हैं जैसे स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, वो सभी इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ वर्ड इसमें भी ध्यान रखने हैं। जैसे जैसे आ जाए, वैसे वैसे आ जाए, क्योंकि इसलिए आ जाए, जिधर उधर आ जाए। तो इस प्रकार के जो शब्द आपको अगर देखने को मिले तो आपने देखना है कि ये शब्द सारे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की निशानी है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, उम्मीद है आपको वाक्य का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और उपवाक्य के भेद भी समझ लिए होंगे। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने दोनों क्लास देख ली, मतलब कि जो हमने पहली इसका पार्ट 1 किया है और आज की क्लास देख ली, तो उस बच्चे का वाक्य से आने वाला प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में।